नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट है कि आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो या भी कोई वनडे एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देना है। ये हम लोग का क्या है, दरअसल टारगेट है। और आप लोगों से मैं यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग एक काम करिए, दैनिक रूप से करंट अफेयर्स को देखिए और 15 डेज, ज्यादा नहीं 15 दिन आप लगातार मेरा करंट अफेयर्स देखिए और फिर देखिए कि उसके बाद 15 दिन के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, अर्थात जो पढ़ने की क्षमता है और जो आपका ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसमें कितनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शर्त इतनी सी है कि आपको 35-40 मिनट मेरे लिए निकालना पड़ेगा और अगर आप इस 35-40 मिनट का सदुपयोग करते हैं, यकीनन आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमने पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम लोग डेली की तरीके से, आप लोग जानते हो कि हम लोग करते हैं रिवीजन, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे लास्ट डे का रिवीजन, यानी कि मार्च 2025 में सागरमाला कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे 10 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि मार्च 2025 में अगर पूरे हो गए हैं, इसका मतलब कि सागरमाला परियोजना को 2015 में स्टार्ट किया गया होगा, राइट। तो सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है, जिससे पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा सके। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो हमारे तटीय इलाके होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उनको जो है सही रूप में जो है सुसज्जित करना एक तरीके से, और तटीय क्षेत्र के विकास के लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना के माध्यम से सरकार काम करती है, ताकि जो हमारा समुद्री जो व्यापार है वो क्या हो, बहुत तेजी के साथ विकसित हो। आगे, कसम पट्टी पवित्र उपवन, 2 बार हो गया, इसको कट कर दीजिएगा। कसम पट्टी पवित्र उपवन को तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्थल जो बायोडायवर्सिटी की पॉइंट ऑफ से रिच होते हैं, जहां पर खास प्रकार की किस्में जो है पाई जाती हैं। केरल पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहले आयोग का गठन किया है। इस प्रावधान हेतु केरल ने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि केरल ने एक ऐसा आयोग बनाया है जिस आयोग के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, अर्थात जो हमारे सिटीजन चार्टर जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, हमारे सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन चार्टर नहीं भाई साहब, सिटीजन चार्टर मुंह से निकल गया। सिटीजन चार्टर एक्चुअली में आप लोग पढ़ते होंगे इथिक्स और पॉलिटी में, है ना, तो वो सिटीजन चार्टर नहीं है, ठीक है, पहले की सीनियर सिटीजन, है ना, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, उनके लिए दरअसल ये बनाया गया। कई बार जो है ऐसे एग्जाम में गलती हो जाती है, तो शब्दों का थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक है। चलिए, खैर गलती मुझसे हुई है, कोई बात नहीं। चलिए, तो जो भी हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, अर्थात जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या काम किया है, उनके लिए दरअसल ये पूरा का पूरा आयोग बनाया गया है, ताकि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके और उनके विकास के लिए काम किया सके, उनको एक सम्मान की जिंदगी दी जा सके। चलिए, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यह भी आप लोग जानते होंगे। और अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट एक तरीके से अपने आप में हो, ठीक है। और आप जानते हो कि बहुत प्रकार की जो है गंदगी आप लोग फैलाते हैं प्लास्टिक के रूप में और अन्य रूप में, तो उसको हम लोग जीरो कर सके, अर्थात तो उसको हम लोग इतना वेस्ट ना निकालें, इसके लिए जागरूकता के लिए दरअसल 30 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्ट ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। इस क्वेश्चन को हम आगे भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत रूस नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में किया गया। इस चेन्नई को आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लोकसभा ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत के समुद्री क्षेत्र में कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना, उसे अद्यतन करना, यानी कि जो है अब जो प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसके साथ में इसको कोरिलेट करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है, ठीक है। पुराना जो है इसमें रूल रेगुलेशन चल रहा था, सरकार ने इसको बदल दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के दूसरे राष्ट्रीय जीव बैंक की स्थापना की घोषणा की है। इस जीन बैंक का प्रमुख उद्देश्य भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के
लिए 10 लाख क्रॉप जर्म प्लास का संरक्षण करना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके जरूरी थी। अब आपके सामने आज का हमारा पहला जो है टॉपिक है भीम 3.0, जिसको आप लोग बखूबी जानते होंगे, ठीक है, भीम के बारे में। और भीम एप्लीकेशन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही क्या है, जरूरी भी है, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, और ऑनलाइन पेमेंट करते समय आप लोग 2-4 जो है गेटवे का यूज करते होंगे, चाहे वो आपका गूगल पे हो, गूगल पे के अलावा जो है आप लोग यूज करते होंगे क्या, गूगल पे के अलावा आप पेटीएम यूज करते होंगे, ठीक है, और इसके अलावा भी अन्य जो गेटवे हैं आप उनका भी जो है पेमेंट के लिए यूज करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। तो सरकार ने भी क्या काम किया है कि सरकार ने अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, और उस ऐप के माध्यम से जो है चीजें क्या होंगी, आपकी थोड़ा फास्ट ग्रो करेंगी, क्योंकि आप जानते होंगे ऑनलाइन जो चीजें इस समय चल रही हैं बहुत तेजी के साथ विकसित हो रही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो 3.0 भीम 3.0 शुरू किया गया है, ये आपके पेमेंट को, आपके एक्सपीरियंस को और जो है बेहतर बनाएगा, बहुत ही सिक्योर बनाएगा, ठीक है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी भीम का एक नया संस्करण भीम 3.0 लॉन्च किया गया है, और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य भारत में आसान और सुरक्षित यूपीआई आधारित यूनिफाइड, इसको यूपीआई को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताओ अगर आप लोग, ठीक है, कई बार इसको मैंने बताया भी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले यूपीआई, क्योंकि डिजिटल पेमेंट आजकल खूब चर्चाओं में रहता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भीम जो एप्लीकेशन है, इस भीम एप्लीकेशन ने ना सिर्फ अपना जो है वर्चस्व भारत में स्थापित किया है, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय जगत में भी कई देशों में भीम एप्लीकेशन को अब लॉन्च कर दिया गया है। तो ऐसे में इस बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है, यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, फैक्ट है। और ये 12 या 15 से ज्यादा भाषाओं में क्या है उपलब्ध है, यानी कि आपकी लैंग्वेज में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आती होगी, हिंदी आती होगी तो ही आप इसका यूज करेंगे। 15 से अधिक भाषाएं, 12 से अधिक भाषाएं इसमें जो है आप चूज कर सकते हैं। चलिए बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यह एक इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन है जो यूजर्स को बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप पर स्विच किए ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है, यानी कि किसी कोई थर्ड पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सीधे भीम का अपना सब कुछ है और उसी के माध्यम से डायरेक्टली आप पेमेंट करते हैं, राइट। इसीलिए भीम ऐप जो है किसी अन्य ऐप के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर माना जाता है। वैसे भी गवर्नमेंट का है ना, तो ओवरऑल भीम ऐप का इस्तेमाल आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, बजाय इसके कि आप जो है अन्य ऐप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम का एक नया संस्करण भीम 3.0 लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही बात है एकदम। दूसरा, यह एक इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन है जो यूजर्स को बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप पर स्विच किए ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए सिक्योर भी है, तो इसलिए दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। और अगर आप कूट के माध्यम से देखेंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो कूट में देखिए 1 और 2 कहां पर लिखा है, तो यहां पर लिखा है 1 और 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन था जो मैंने रिवीजन अभी कराया था हाल ही में, ठीक है, मार्च वाला, मार्च का जो अंतिम का था 16 से लेकर 31 तक, उसमें एक क्वेश्चन था 19 जो है क्या कहते हैं मार्च वाला, 19 मार्च वाले में एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में इजराइल था, ठीक है, जो जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो दरअसल मॉरिशस में किया गया था। उसमें ऑप्शन में इजराइल बाय मिस्टेक हो गया है, डी ऑप्शन हो गया है, वो मॉरिशस होगा। आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, जो मैंने रिवीजन कराया है ना इस बार रिवीजन, उसमें देख लीजिएगा। और 19 मार्च का जो मैंने करंट अफेयर डेली वाला कराया होगा उसमें भी ऑप्शन डी है, हालांकि बताया मैंने, इसमें सही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक बार कई बार मुंह से निकल जाता है तो उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब देखो, सरहुल त्योहार ये भी चर्चाओं में है, और सरहुल त्योहार आप जानते होंगे कि ये दरअसल क्या है, आपका जो हमारे जनजातीय या आदिवासी जो समुदाय होते हैं, कम्युनिटी जो हमारी आदिवासी ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है, उन ट्राइबल कम्युनिटी में दरअसल यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, और विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो यह झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इसे खासकर मनाया जाता है। और इसके अलावा ये प्रकृति पूजा पर आधारित है, ठीक है, जो प्रकृति हमारी होती है प्रकृति। और वैसे भी अगर आप ट्राइब्स की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, तो सबसे उनकी खास बात ये होती है कि वो नेचर को बहुत मानते हैं,
प्रकृति को बहुत मानते हैं। तो ये जो सरहुल त्योहार है यह भी प्रकृति पूजा पर बेस्ड है अपने आप में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, माना जाता है कि साल के पेड़ में सरना, क्योंकि इसमें साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। साल का वृक्ष होता है, ट्री होता है, तो साल के पेड़ की इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। और साल का जो नाम है सोरिया रोबस्टा है, और जिसका आदिवासी परंपरा में बहुत महत्व है इन साल के पेड़ों की पूजा करने का। माना जाता है कि साल के पेड़ में सरना मां का निवास है, जो प्रकृति की शक्तियों से गांव की रक्षा करने वाली देवी है अपने यहाँ पे, ठीक है। कि भाई हमारे नेचर की रक्षा करेंगी कौन, ये देवी है सरना। और सरना का निवास कहां पर है, साल के वृक्ष में है, इसीलिए साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। किसके द्वारा, आदिवासी समुदायों के द्वारा। याद रहेगा पॉइंट ए। इसको हम क्या कहते हैं, सरहुल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सरहुल का अर्थ क्या है, साल वृक्ष की पूजा करना, ठीक है। इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य और पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन का जश्न भी मनाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आप बताइए कि सरहुल पर्व के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरहुल त्योहार आदिवासी समुदायों में से सबसे अधिक पूजनीय उत्सवों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। यह प्रकृति की पूजा पर आधारित है और इस त्योहार के दौरान साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम एग्जैक्ट इसका उत्तर क्या है, सही है। अब बात अगर आदिवासियों की आ गई है तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि आदिवासियों से संबंधित जो प्रश्न है आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी जाति जनजातियां कहां कहां पर पाई जाती हैं। जैसे थारू हो गया, बुक्सा हो गया, अपने आप में जयंतिया हो गई, है ना। ये जनजातियां कहां कहां पर पाई जाती हैं और इन जातियों से रिलेटेड एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं। वो क्या पूछे जाते हैं कि जो ये जनजातियां होती हैं आपकी, ठीक है, ये जो भी जनजाति होती हैं, इन जातियों के प्रमुख जो त्योहार होते हैं, ठीक है, प्रमुख त्योहार वो कौन कौन से होती हैं, प्रमुख त्योहार। एक बात तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये कहां पर निवास करती हैं, राज्य का नाम पूछ लेता है, ठीक है। और इनके दो तीन कैरेक्टर जो है और पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है, CHARACTER, कि भाई बताओ इनमें क्या फेमस है, ये बहुविवाह करती हैं नहीं, जो है इसमें कितना क्या कुछ है, कितनी पत्नी रखने का इसमें प्रावधान है। कई सारे प्रश्न आदिवासियों से संबंधित जो है देखने को मिलते हैं। तो आप लोग क्या काम करिएगा, आदिवासियों से संबंधित जो प्रश्न है वो आज ही आप लोग भूगोल से तैयार कर लीजिएगा, भूगोल की पुस्तक में दिया रहेगा। तो ये मैं आज आपको टास्क देता हूं, हालांकि मैंने कई दिन और दिया है, आज फिर से मैं देता हूं कि आप लोग आदिवासियों या यानी कि जो जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इतिहास विषय में भी जनजातीय विद्रोह कई सारे हुए, आप जानते होंगे, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो जनजातीय विद्रोह जो भी हुए हैं आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा भूगोल के दृष्टिकोण से भी आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, कहां कहां पर पाई जाती है, कौन कौन से इनके प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब बैठे मत रहिए, ठीक है, दिमाग खोलिए और अच्छे तरीके से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये आज मुझे टास्क मिला, इसको मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप पाएंगे कि दोनों ही कथन सही हैं और दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि तो एक और दो, तो एक और दो कहां पर है, तो सी वाले ऑप्शन में है, तो एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का 90वां वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे आरबीआई जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है 1 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने अपना 90वां स्थापना दिवस जो है मनाया हुआ है। आप जानते होंगे आरबीआई की स्थापना दरअसल कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी, आप जानते होंगे। आप यह भी जानते होंगे कि 1935 में, ठीक है, क्या हुआ कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। ये क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। और आप जानते होंगे, ठीक है, 1 जनवरी 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 यानी कि 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, अर्थात इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और कई बार यह प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आप यह भी जानते होंगे कि इसका जो है जो वर्तमान कार्यालय है वो कहां पर है, मुंबई में है, पहले इसका कार्यालय कोलकाता में था, ठीक है। तो ये भी आप जानते होंगे। आरबीआई के फंक्शन के बारे में भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम पूछ लेता है कि आरबीआई का क्या काम है। आप जानते होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है जारी करता है, इसके अलावा जो है मौद्रिक नीति की जो है गणना करता है, अपने आप में मौद्रिक आंकड़े जारी करता है, ठीक है। तो कई सारे काम आरबीआई के होते हैं।
और हो सकता है कि आप एग्जाम में आरबीआई के फंक्शन के बारे में पूछ ले, तो मैंने कई बार आपको कराया भी है, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो चूंकि अभी 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ने जो है अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसलिए चर्चाओं में है। ठीक है, ये 2 बार हो गया है, इसको एक यहां पर हटा दो। 1 अप्रैल 2025 को अपना जो है 90वां वर्षगांठ पर समापन समारोह आयोजित किया गया, किसके, जो है आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना मैंने बता दिया कि 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, इसका उद्देश्य मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, देश की मुद्रा और ऋण प्रणालियों को विनियमित करना और वित्तीय प्रणाली की निगरानी करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, खूब प्रश्न इस पे पूछता है, और जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उस समय देख लीजिएगा कि वर्तमान रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि एग्जाम के पहले ये चीज आपको जो है क्या करनी है, याद रखनी है। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट कितना है, ठीक है, और जो आपका ये रिवर्स रेपो रेट होता है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बाकी यहां पर मैंने आरबीआई के फंक्शन के बारे में दे दिया है कि भाई ये किसके कार्य होते हैं, लिख लेना। प्रमुख कार्यों में मुद्रा जारी करता है, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करता है, मौद्रिक नीति की गणना करता है अपने आप में। ठीक है, सरकारी बैंकिंग सुविधाओं को देता है, आपके जानते हो कि बैंकों का बैंक कहा जाता है, वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रदान करता है ये अपने आप में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जानते हो। और 1 अप्रैल आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए, 1 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अभी तो हमने आपको बताया था, कितना आसान है बताओ, कौन सा स्थापना, 80, 85, 90 या 100? सिंपल सी बात है भैया, हो जाएगा 90वां स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। अब कुष्ठ रोग के बारे में, कुष्ठ रोग को हम लोग लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं, और लेप्रोसी के बारे में आप जानते होंगे कि जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। ये है आपकी ह्यूमन बॉडी, ठीक भाई साहब, चलो ये देखो, ये है ह्यूमन बॉडी आपकी है। ठीक है, अब इनको बढ़िया सा हम बना दें, है ना, ठीक है, बाल के काले कर दें, बाल तो काले होते हैं नहीं, तो ये माना कोई एक्स नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, ये एक्स नाम के कोई क्या है, व्यक्ति हैं, और इनको जो है क्या हो गया है, इनको जो है क्या हो गया है, इनको कुष्ठ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया इनको हो गया है, कुष्ठ हो गया है। ठीक है, अब ये माना कि इनकी बॉडी है, ठीक है, तो इनकी बॉडी में क्या रहेगा, इनके यहां पर क्या रहेगा, कोई भी पार्ट में, यहां पर माना कि हैंड ही है, तो यहां पर क्या होगा, हल्का हल्का व्हाइट क्या रहेगा, स्पॉट पड़ जाएगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि यहां पर अगर आप हल्का सा किसी जो है पेन से या किसी भी हल्के पदार्थ से, कागज से अगर आप इसको हल्का सा रब करेंगे तो इसमें आभास नहीं होगा, स्किन पे आपको महसूस नहीं होगा, है ना। शायद अगर व्हाइट स्पॉट कभी पड़ जाए, आपको डर हो कि यार लेप्रोसी हो जाए, इसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग में को लेकर के भ्रांतियां बहुत हैं, इसको लोग गांव में कोढ़ कहते हैं, और कहते हैं कि आपने कोई गलत कार्य किया होगा इसलिए कोढ़ हो गया, तो इसको लोग जो है भगवान का वो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है, कोई पाप वाप नहीं होता, ये अपने आप में डिजीज है, इसको लेकर भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। तो पूरी वही व्हाइट हो जाता है ना, तो इसको ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो अब इन भाई साहब को हो गया है, वे दुखी हैं, टेंशन में है, देखो इसे रो रहे हैं बेचारे, कोई बात नहीं, खैर जूता भी तो पहना दो इनको, जूता भी पहनना जरूरी है। चलो, तो ये क्या है, और ये रोग क्या है कि एमडीटी आप जानते होंगे, एमडीटी क्या, एमडीटी इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, इसमें मेडिसिन होती है, इसके माध्यम से इस लेप्रोसी को अर्थात इस कुष्ठ रोग को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। आप यह भी जानते होंगे भारत द्वारा 2005 में इसके उन्मूलन के लिए जो पुरस्कार भी मिल चुका है भारत को, और इसका उन्मूलन किया जा सका है। लेकिन सरकार ने 2023 में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की शुरुआत की 2023 में, और लक्ष्य रखा 2027 का कि भाई हम 2027 तक पूरी तरीके से कुष्ठ को समाप्त कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे तरीके से। तो ये समय समय पर जो है क्या कहते हैं, कुष्ठ के लिए कार्य चलता रहता है। और एमडीटी की जो मेडिसिन होती है आप जानते होंगे, लेप्रोसी की कुछ इस प्रकार की मेडिसिन का उनका पत्ता होता है, पूरा कलर फॉर्म में ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की दवाएं इसमें होती हैं, पूरा कोर्स इसका होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से सही कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत इसमें क्या होती है कि बस पहचान में आ जाए। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जो है क्या होता है, फैलता है अपने आप में, इसके लिए कारक है
तो यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये संक्रामक रोग है अपने आप में, जो कि एक जो बैक्टीरिया आपका है कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण दरअसल ये कुष्ठ रोग, अर्थात ये जो हमारा कुष्ठ रोग जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, गांव की भाषा में, ये हमारा दूर हो जाता है इससे, सॉरी मतलब इससे फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से। और जैसे कि अब आप जानते होंगे कि अलग अलग रोगों के जीवाणु के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, मैंने कई बार बताया। तो जैसे कुष्ठ रोग के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, लेप्री। तो इसी तरीके से जो आपका टीबी होता है, ठीक है, टीबी होता है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, ठीक है, कि टीबी के लिए दरअसल कौन सा जो है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है या वायरस होता है। पहले बताओ टीबी की वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है, एक प्रश्न तो ये। और अगर आपको ये पता चल गया कि टीबी वायरल है या बैक्टीरियल है, तो फिर वो किस बैक्टीरिया या किस वायरस के कारण फैलता है, उसका नाम क्या है मुझे बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें यहीं पर लिखी गई हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। और लिखा देखिए यहां पर कि भारत ने 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग के लिए उन्मूलन का दर्जा हासिल किया था। यह प्रचलन दर यहां पर लिखा 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम है अपने आप में। जो मेरे फादर हैं वो लेप्रोसी डिपार्टमेंट में ही है, मेडिकल डिपार्टमेंट, मैंने कई बार बताया भी होगा शायद, हम होता है ना। चलिए, अब आप जानते होंगे कि इसके अलावा भारत सरकार ने 30 जनवरी 2023 को, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजनाएं और रोड मैप 2023 से 27 तक किया, ताकि 2027 तक कुष्ठ रोग के शून्य संचरण, यानी कि जीरो इसका जो है क्या कहते हैं फैला हो, मतलब कि फैले, इसका संचरण जो है ना हो, ठीक है, बिल्कुल स्टॉप हो जाए अपने आप में। जैसे पोलियो को हम लोगों ने एकदम से क्या किया, इसको एकदम से गिरा दिया, एकदम डाउन कर दिया, अब नहीं आते केसेस, है ना। ठीक उसी प्रकार से लेप्रोसी के मामले को भी, इनके संचरण को जो है क्या करना है, रोकना है। 27 तक का टारगेट किया है सरकार ने। बाकी कुछ रोग के बारे में यहां पर दिया गया है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा और परधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विकलांगता भी आ जाती है, यानी कि आप हैंडीकैप भी हो सकते हैं अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया कि बहु औषधीय चिकित्सा यानी कि MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से इसको सही किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए, कुछ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुष्ठ रोग का उपचार बहु औषधि चिकित्सा यानी कि MDT से संभव है। बिल्कुल सही बात है, संभव है उससे। कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रमण रोग है जो एक प्रकार के जीवाणु कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, और ये वाला फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है यहां पर, ठीक है। तो इसका चूंकि दोनों कथन सही हैं, तो अब कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर कौन सा है, तो ये है आपका सही उत्तर, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। तो अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और एक बात और ध्यान रखनी है, मैं कई बार कहता हूं कि जब भी कोई आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ें, वायरस के बारे में पढ़ें, तो बाय वाले सेक्शन में तुरंत लूसेंट बगल में अपने रखा रहा करिए, और वहां पर जितने भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज होती हैं आपकी, कि कौन कौन सा रोग किस किस बैक्टीरिया या वायरस से फैलता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लिया करिए। तो क्या होगा, हैंड टू हैंड आपका टॉपिक जो है तैयार हो जाया करेगा। ओके, चलिए। उत्कल दिवस भाई साहब ये चर्चाओं में है। ये उत्कल दिवस दरअसल उड़ीसा की स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अभी हम लोग उड़ीसा कहते हैं, पहले उड़ीसा हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो यह उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है, उड़ीसा के लोगों द्वारा हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय उत्सव है, जो 1936 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उड़ीसा की स्थापना का जश्न मनाता है। तो यानी कि 1936 में उड़ीसा जो है एक नया राज्य के रूप में उभरा, और इसीलिए दरअसल ये जो त्योहार आपका है उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात हम उड़ीसा की करते हैं थोड़ा सा, तो उड़ीसा राज्य ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैप में, और उड़ीसा के आसपास कौन कौन से और अन्य जो है राज्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर में इसके, आप देखेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसके उत्तर में झारखंड दिख रहा होगा उड़ीसा के, और पश्चिम बंगाल भी इसके अवस्थित है। यहां पर लिखा भी है कि इसके उत्तर में झारखंड और पश्चिम, इसके उत्तर में झारखंड, इसके उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल दो स्टेट है आपके सामने। पश्चिम में छत्तीसगढ़ आपके दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पश्चिम है, पश्चिम में आपके एकदम बगल में क्या है, छत्तीसगढ़ है, कोई दिक्कत नहीं। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, तो यहां पर आप देखेंगे तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, यहां पे ये देखिए आप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। ये देखिए आपका मैप हो गया किसका,
झारखंड का। ठीक है, तो अब देखो भैया जी लोग, आप लोग चुपचाप से, ठीक है, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ना, तब दिखेगा आपको अच्छा से। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये आपका हो गया क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उत्तर में झारखंड है और इधर पश्चिम बंगाल भी है। अब अगर छत्तीसगढ़ के हम दक्षिण में आएंगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो यहां मिल जाएगा आपको जो है सॉरी, उड़ीसा के हम अगर पश्चिम में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। उड़ीसा का मैप है, उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, याद रहेगा। और उड़ीसा में चिल्का झील भी फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न, तो गलती करके आपको नहीं आना है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, आप यह भी जानते होंगे, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, कई बार राजधानी पूछ लेता है और आप लोग भटक जाते हो। पूर्वोत्तर जो राज्य है उनकी राजधानियों में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो पूर्वोत्तर राज्य वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, मेघालय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, 7 बहनों के नाम से किसको जाना जाता है, अगर आप जानते होंगे किन स्टेट को जाना जाता है, अगर आप जानते हैं तो उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवड़िया यानी कि लैगून झील है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो जिसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, झील आ गया ना, झीलों पर खूब प्रश्न पूछता है आपसे। ठीक है, झील जो आपका है टॉपिक, कि सबसे गहरी झील कौन कौन सी है, ये इतने टॉपिक आपको याद कर रखने हैं। चलो, सबसे गहरी झील कौन सी है बताओ, खूब प्रश्न पूछता है और बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है, सबसे गहरी झील कौन सी है, गहरी झील। ठीक, एक प्रश्न तो ये पूछता है, खूब पूछता है। और सबसे बड़ी लैगून झील अर्थात जो आपकी क्या है, लवणीय झील है, लवणीय झील कौन सी है बताओ। ये आपसे एक प्रश्न जो है, लवणीय झील या लैगून जिसको बोलते हैं ना, लैगून झील, ये प्रश्न खूब पूछता है आपके एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। और इसे न सिर्फ भारत के स्तर पर बल्कि विक्टोरिया झील आपने सुना होगा, एक ठो है ना, विक्टोरिया झील के बारे में वैश्विक स्तर पर भी जो झीलें हैं उन पर भी प्रश्न खूब पूछता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर जो झीलें हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यह भी आपका आज का टास्क है, क्योंकि यहां से प्रश्न एक प्रश्न हर हाल में आपके पूछा जाता है। तो झील से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं कि कौन कौन से झील कहां कहां पर है, सबसे गहरी झील, मीठे पानी की झील, लवणीय झील, गहरी झील, 3 प्रकार के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्न को आपको आधे ही तैयार कर लेना है, और ये टास्क नंबर 2 है। भाई साहब, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग टास्क को जरूर पूरा किया करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, मेरा चेहरा आपको याद आएगा, यार हृदय सर मुझसे क्लास में कुछ कहते थे कि ये तैयार कर लो, वो तैयार कर लो। इतना मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, मैं करंट अफेयर पढ़ाता और निकल जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डायनेमिक पोर्शन के साथ में अपना स्टैटिक पोर्शन खूब स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं। अब आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ओवरऑल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने ज्यादा सजग हैं मेरी क्लास में। कर लेंगे तो आपको मेरा चेहरा याद आएगा। ठीक है, यार हृदय सर कुछ कहते हैं। अब बताओ, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया अभी मैंने बताया आपको कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन, यह भी हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और 1 से लेकर के 4 अप्रैल 2025 के मध्य में इसका आयोजन हुआ है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। और यह सम्मेलन सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां सेना के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। और ये सम्मेलन 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल तक की जो है वो हुआ, इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुरक्षा की स्थिति की गणना की गई, इसमें समीक्षा की गई अर्थात, और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई कि भाई हम किस तरीके से भविष्य में हमारे जो भी सुरक्षा है, अर्थात जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, उसको हम किस प्रकार से जो है मजबूत और कर सकते हैं, कि ताकि वर्तमान सुरक्षा के साथ में भविष्य की सुरक्षा को सुदृढ़ किया सके, उसको मजबूत किया जा सके। ओके, चलिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे, अर्थात वो कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और सम्मेलन में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि सुधारों का वर्ष पर भारतीय सेना की योजनाओं पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। यानी कि आप जानते हो कि 2025 सुधारों का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे सुधार डिफेंस सेक्टर में किए जाने हैं, जिस पर जो है अपना वक्तव्य लोग देंगे सुधारों के वर्ष के बारे में। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल 2025 तक कहां आयोजित किया गया, अभी जस्ट हमने आपको बताया कहां आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। तो बस चुपचाप से बी इज द राइट आंसर लगा के चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। नीति
एनसीईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल, ये अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर यू क्या चीज है? यू भैया है, यू है वित्त मंत्री। कौन है आपकी? निर्मला सीतारमण, जिनके नाम सबसे ज्यादा बजट पास करने का भी खिताब इनके नाम हो गया है, और बहुत देर तक 2 घंटे से ऊपर बोलने का खिताब भी भाई साहब इनके ऊपर हो गया है, स्थापित हो गया है। ऐसे में निर्मला सीतारमण इस बार आपके आरओ और पीसीएस की परीक्षा के लिए क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चुपचाप से इनके बारे में 2, 4, 6, 10 पॉइंट पढ़ लीजिएगा निर्मला सीतारमण जी के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि इनके बारे में इस बार प्रश्न आना ही आना है। मेरी बतिया को रिकॉर्ड कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है? डैम श्योर है कि पूछेगा, और ऐसे बैठे रहोगे गोलगप्पा जैसे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये क्या है, इनके बारे में प्रश्न इस बार बन सकता है भाई साहब, ठीक? चलिए, और अब बात निर्मला सीतारमण जी की आ गई है, तो बात बजट और इकोनॉमिक सर्वे की भी आएगी। तो आप लोगों ने बजट और इकोनॉमिक सर्वे संभवतः तैयार कर लिया होगा। दिवाकर सर के द्वारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर जो है सीरीज दे दी गई है आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो इन्होंने ही 1 अप्रैल को नई दिल्ली में नीति एनसीईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का क्या किया? लॉन्च किया। ये एक प्रकार का अपने आप में पोर्टल है, ठीक है? पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई कि किसके सहयोग से इस ऐप को, इस जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल लगभग 30 वर्षों यानी कि 1991 लगभग 1990 से 1991 और 2022-23 यानी कि 1990-91 से 2022-23 की अवधि के लिए सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, शोध पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों से जुड़े डेटा का व्यापक संग्रह है। अपने आप में इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जो है बहुत ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से इनके बारे में आप जानकारी सीधे तौर पर इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बताइए कि हाल ही में किसके द्वारा नीति एनसीईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सिंपल सी बात है, निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया इसको, बस हो गया काम आपका। चलिए आगे, भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता भी हाल ही में संपन्न हुई, आप जानते होंगे। और ये जो वार्ता हुई है वो जापान में ही हुई है, और जापान के टोक्यो में हुई है, और 1 अप्रैल 2025 को हुई है। जापान आप जानते हो कि बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत सुंदर सा देश है। और जो है जापान पर अमेरिका ने वहां के 2 शहरों, कौन कौन से, नागासाकी और कौन सा शहर था, वहां पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है? तो बावजूद इसके जापान ने अपने आप को बहुत मजबूत किया, और वहां पर भूकंप भी खूब आते हैं, आप यह भी जानते होंगे, ठीक है? लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो है जापान ने अपने आप को बहुत मजबूत कर रखा है, और वहां पर टेक्नोलॉजीज के मामले में सबसे ज्यादा आगे अगर कोई कंट्री है तो वो जापान है, ठीक है? आप जानते हो कि मेट्रो, चाहे वो आपकी स्पीड वाली मेट्रो हो, हाई स्पीड वाली मेट्रो हो, उन सभी के लिए दरअसल जापान ने खूब ज्यादा कर्ज भी भारत को दिया हुआ है, ठीक है? हम जापान के बहुत कर्जदार हैं, हम इतने बड़े हैं, लेकिन वो इतना छुटकू सा है, लेकिन उसके बाद भी हमको कर्ज दे रहा है, ठीक है? तो ये जो मेट्रो शेट्रो आप देखते हो ना, उसी की देन है सब, ठीक है? हाई स्पीड ट्रेन और ये सब दुनियादारी वाली बातें। चलिए, इस बैठक में दोनों देशों के अंतरिक्ष नीति से जुड़े प्रमुख अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अगर हम बात करेंगे भारत की तरफ से किन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है? आपकी मुआनुमुई सायावी और इसरो के वैज्ञानिक सचिव एम गणेश पिल्लई ने किया, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, और तो ये जापानी पक्ष से तो इन्होंने किया पार्टिसिपेट। और अगर बात जापानी पक्ष से करेंगे तो वहां पर जो उनके विदेश मंत्रालय के सहायक मंत्री और अंतरिक्ष नीति के प्रमुख कौन है? साइता युकियो, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति सचिवालय के निदेशक कौन है? जनरल काजकी जुन ने नेतृत्व किया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पीसीएस में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। बाकी अंतरिक्ष नीतियों के बारे में, स्पेस के बारे में, किस प्रकार से हम स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग कर सकें, कैसे हम आगे बढ़ सकें, कौन कौन से हमारे प्रोग्राम हैं, इससे हम अंतरिक्ष में इसको लॉन्च कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में बात की गई। क्योंकि इस बैठक का नाम क्या है? भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता है। तो अगर अंतरिक्ष वार्ता है तो सिंपल सी बात है कि स्पेस के बारे में भी जो है वार्ता इसमें संपन्न हुई होगी, है ना? चलिए आगे, ये सब कुछ बातें यहां पर और लिखी गई हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता 1 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित की गई। बिल्कुल सही बात है। और इस बैठक में भारतीय
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, कौन, मुआनमुई सहवावी और इसरो के वैज्ञानिक सचिव एम गणेश पिल्लई ने किया। बिल्कुल सही बात है, और ये फैक्ट आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, तो आप देखिए बस सी हो जाएगा आपका सही कथन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है, तो बस एक और दो दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आज का आपके सामने अभ्यास प्रश्न है कि इसका उत्तर आपको देना है। आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, जो कि आपके लिए है एक आसान सा प्रश्न। अब आप जानते होंगे कि पीसीएस में हम लोग 12,000 प्रश्न के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि इसमें हमारा शेड्यूल प्रॉपर बना हुआ है कि कब कब आपका कौन कौन सा टेस्ट होगा, किस किस दिन होगा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, अगर आपको पीसीएस पे फोकस करना है तो डे फर्स्ट माना कि हमारा डे हो गया, ठीक है, एक डे हमारा फर्स्ट है, उसमें हम लोग क्या देंगे, एक टॉपिक से आपके 25 क्वेश्चन, अगले दिन दो टॉपिक से आपके 50 क्वेश्चन, और संडे जो आपका होगा, संडे को 50 क्वेश्चन का आपका जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा यह रन करेगा प्रॉपर तरीके से, और लगभग 12,000 प्लस प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, और इसमें जो है 10 टेस्ट आपके होंगे फुल लेंथ के, ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और 5 जो है सीसैट के टेस्ट भी आपको इसमें दिए जाएंगे। तो ये टेस्ट बहुत अच्छी है अपने आप में, और इतने छोटे छोटे टॉपिक को आपको दिया जा रहा है इसमें कि आप 1-1.5 घंटा के भीतर इसको तैयार कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ में, बहुत आसानी से इजीली आप इसको टैकल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ में आप लोग जो कुछ पढ़ रहे होंगे वो आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ही नहीं होगी। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार उत्तर लेखन कार्यक्रम भी हमें ज्वाइन करना है, यानी कि आपको आंसर लेखन करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको उत्तर लेखन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके लिए जो है आप 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमें उत्तर लेखन करना है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका टारगेट यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो ये मान के चलिएगा कि अगर आपने आंसर को अपने नहीं लिखा है, आंसर राइटिंग नहीं की है, तो फिर आपकी दिक्कत है। इसके अलावा अगर आपको यूपी पीसीएस का अगर आपको बैच लेना है, जो कि हमारे यहां पर चल रहा है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है, ठीक है। अगर वास्तव में अगर आपको, ठीक है, या वो फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और यूपी पीसीएस का हम लोग ने कोर्स ऐसा बनाया है कि आपको किसी बाहरी स्रोत पर आपको डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल नहीं रह जाएगी। बहुत आसानी के साथ यूपी पीसीएस के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि इस कोर्स को हमने कुछ ऐसा डिजाइन किया है जहां पर आपको प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके डेली क्विज आपको मिलेगा, ठीक है, मेंटरशिप आपको दी जाएगी, आपकी कॉपी चेक की जाएगी मेंस की, आप लिखेंगे तो इतना कुछ इसमें, प्री का पीवाईक्यूज रहेगा, इसमें मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज भी क्लास में कराया जाएगा। इतना सब कुछ आपको दिया जाएगा कि किसी भी बाहरी स्रोत पर आपकी डिपेंडेंसी जीरो हो जाएगी। तो आप चाहें तो पीसीएस के लिए आप मुझसे गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो बिना देरी के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आप सीधे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8604409201 इस पर आप पीसीएस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ का क्रैश कोर्स जो है टेस्ट सीरीज का चल रहा है, यूपी वाले जो भी हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग जीएस प्लस हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। और जीएस प्लस हिंदी में हम लोग जो है 120 क्वेश्चन जो है आपको डेली देते हैं। 120 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन मंडे टू सैटरडे आपको चलेगा। संडे को 200 क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सेट मिलेगा फुल लेंथ का। और 7 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, और ये 7 जुलाई तक लगातार चलेगा, ठीक है, 7 जुलाई तक। और इसमें जो है क्या होगा, आपको बिना किसी हॉलीडेज के लगातार आपको जो है 120 क्वेश्चन, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, और 200 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा कब, संडे को। इसमें हम लोग हिंदी का कोर्स भी प्री का आपको देंगे, हिंदी का अलग से कोर्स देंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आरओ का फोकस आपका होगा तो। और उसके लिए भी आप सीधे मुझे 8604409201 पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर लिख के दिखाइएगा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कई मतों पर असमानता होने के बावजूद दोनों में सामंजस्य की स्थिति देखी जाती थी।
इस कथन पर आपकी क्या राय है, टिप्पणी कीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की नहीं पटती थी कई मुद्दों पर, बिल्कुल नहीं पटती थी, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं दोनों में आपसी सामंजस्य देखा जाता था। कई नीतिगत मुद्दों पर दोनों एक साथ खड़े होते थे। तो इस कथन पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट करिएगा मुझे, या फिर अपने उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों शख्सियत हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी बहुत अतुलनीय है अपने आप में, उनके बारे में कई सारी शिक्षाएं आप उनसे ले सकते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं वो। और इसके अलावा जो है महात्मा गांधी तो आपके लिए जरूरी हो ही जाते हैं। तो दोनों व्यक्तित्व तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों पर प्रश्न भी आपके खूब पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर भी लिखिएगा, लेकिन उत्तर लिखने के साथ साथ में इनके बारे में आप लोग अलग से जानकारी भी एकत्रित कर लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और यहां पर एक जो है आपके सामने एक जो है जानकारी दी गई है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और उसके लिए यहां पर कॉन्टेंट नंबर 2 कॉन्टेंट नंबर आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप इस पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।